नमस्कार प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप अपने घर में स्वस्थ होंगे। आज बातचीत करेंगे अभिव्यक्ति एवं माध्यम की। कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी है और एक प्रकार से आपको यह पुस्तक आधा पत्रकार बनाने की ताकत रखती है। इस पुस्तक को अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे। आज इस पुस्तक की पहली इकाई जनसंचार माध्यम। जनसंचार माध्यम पर चर्चा करने से पहले हम जानेंगे संचार माध्यम क्या है। और संचार माध्यम की बात करें तो उससे पहले हम जानेंगे संचार क्या है, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, संचार के तत्व कौन से हैं, प्रकार कौन से हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है और संचार के प्रकार कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संचार की। संचार संस्कृत के चर धातु से बना है। इसका अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, पहुंचना। आपने विज्ञान में भी पढ़ा होगा कि जो गर्मी का ताप है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचता है। उसी प्रकार आज हम तकनीक के ज़माने में बहुत सारी जानकारी, सूचनाएं एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। तो किसी भी सूचना का, संदेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना संचार कहलाता है। मानव समाज के संदर्भ में यदि देखें तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दो व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान संचार है। प्रसिद्ध संचार शास्त्री हुए हैं विल्बर श्रैम। इनके अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। तो इस प्रकार सूचनाओं, विचारों, भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के से सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। आइए जानते हैं संचार का महत्व क्या है। संचार हमें एक दूसरे से जोड़ता है। संचार करते हुए हम अपने अनुभवों को बांटते हैं, एक दूसरे के अनुभव को जानते हैं। संचार हमारे विकास की कहानी को बताता है। समाज के विभिन्न क्रियाकलापों में हिस्सा लेना संचार के बिना संभव ही नहीं है। क्या मौन रहते हुए भी संचार होता है? जी हाँ, मौन रह कर के भी हमारे मन में अनेक तरह के विचार चलते हैं। तो यह भी एक संचार है। आज मनुष्य ने संचार के अनेक माध्यम विकसित किए हैं, जिससे सारा संसार एक गांव के रूप में तब्दील हो गया है। तो संचार एक प्रकार की निश्चित एक प्रक्रिया है। संचार का सबसे बड़ा महत्व आप स्वयं अनुभव करके जान सकते हैं। कुछ समय तक हम बातचीत ना करें, मौन धारण करके रहें तो हमारे मन में विचारों की खलबली मच जाती है। तो इस प्रकार संचार का जीवन में बहुत महत्व है। आइए अब जानते हैं संचार माध्यम क्या है और इन माध्यमों का हमें क्या लाभ है। संचार की प्रक्रिया को जानने के बाद हम बात कर रहे हैं संचार माध्यमों की। तो संचार के विभिन्न माध्यम, जिन माध्यमों तक हमें जो सूचनाएं, विचार, भावनाएं अभिव्यक्ति करने में मदद मिलती है, ऐसे माध्यम संचार के माध्यम हैं, जिनमें टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविज़न, सिनेमा और सबसे बड़ा सशक्त माध्यम इंटरनेट। तो ये सब संचार के माध्यम हैं। और वर्तमान में आप जानते हो कि तकनीक का युग है, संचार क्रांति का युग है। संचार माध्यमों ने मनुष्य और उसके संदेशों के आदान प्रदान में एक दूसरे के बीच की दूरी और समय को कम कर दिया है। पहले एक समय होता था तो जब कोई सूचना कबूतर के माध्यम से पहुंचाई जाती थी या कोई घुड़सवार उसको लेकर के जाता था। अब वर्तमान में हम मोबाइल या किसी भी संचार माध्यम से हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, सूचना तुरंत पहुंचा सकते हैं। संचार माध्यमों के कारण ही किसी भी खेल, कार्यक्रम, घटना का हम सीधा प्रसारण देख सकते हैं। संचार माध्यमों का हमारे जीवन में इतना लाभ है कि इसके बिना आधुनिक जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। संचार प्रक्रिया या संचार के तत्व। संचार प्रक्रिया के चरणों में सबसे पहला चरण है स्रोत या संचारक। जब
कोई विचार, सूचना, संदेश किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाने की भावना के साथ मन में आता है तो यह संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। मान लिया मुझे किसी साथी से पेन लेना है, तो मेरे मन में आया कि भाई मेरे पास पेन नहीं है, मुझे पेन लेना है। तो मेरे मन में यह इच्छा उठी, तो मैं सबसे पहला व्यक्ति यानी जो संचार की प्रक्रिया का हिस्सा हुआ तो वह कहलाएगा संचारक या स्रोत। दूसरा चरण है कूटीकृत या इनकोडिंग। यह दूसरा चरण है। इसको हम इस प्रकार से समझेंगे कि किसी भी, अब मैं जैसे पेन लेने की बात आई थी तो उसे मैं किसी भाषा के रूप में बोल करके या लिख करके बताऊंगा कि भी मुझे पेन चाहिए, या तो मैं बोल करके कहूँगा या मैं लिख करके बताऊंगा। तो दूसरा चरण यानी कि उसको मैंने भाषा के रूप में परिवर्तित किया, तो इसको कहेंगे कूटीकृत या एनकोडिंग। तीसरा चरण है संदेश। संदेश यानी कि जो संचारक है अपनी सूचना, अपनी जानकारी, अपना संदेश प्राप्तकर्ता तक जो सामग्री पहुंचाना चाहता है, यानी कि वह ये जो मैं कहूँगा कि भी मुझे पेन चाहिए, यदि यह लिखित रूप है या यदि यह वाक्यबद्ध के रूप में है बोल करके, तो यह कहलाएगा संदेश। संदेश सरल और स्पष्ट होना चाहिए। अगला चरण है माध्यम। अब मैंने जो अपनी बात है कहनी है तो वो किसी न किसी माध्यम से कहूँगा, या तो मैं बोल करके कहूँगा, इशारे से कहूँगा, जा करके बताऊँगा या बोल करके। तो यह चरण कहलाता है माध्यम। किसी आपको अपना संदेश देने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। यही इस प्रक्रिया का मुख्य बिंदु है। पांचवा चरण है इसका प्राप्तकर्ता, रिसीवर। संचार प्रक्रिया में पांचवा जो तत्व है वह है प्राप्तकर्ता का, यानी कि मैंने जो संदेश सूचना दी कि मुझे पेन चाहिए, तो जिसने यह संदेश ग्रहण किया, जिसने यह सूचना सुनी, तो वो प्राप्तकर्ता हुआ। उसके बाद छठा चरण है फीडबैक। फीडबैक चरण, इसमें जो प्राप्तकर्ता है वो संदेश को सुन करके, जानकारी को लेकर के जो अपनी प्रतिक्रिया करता है। अर्थात उदाहरण था कि भी जैसे मैंने पेन मांगा तो मैंने उसे कहा कि भी मुझे पेन चाहिए, तो वो या तो पेन देगा या उसके पास नहीं है, या जो भी है वो बोल करके बताएगा कि भी ये लो, मेरे पास दूसरा पेन है, ये आप ले सकते हैं, या वह कहेगा कि भी मेरे पास भी पेन नहीं है। तो जो उसने प्रतिक्रिया दी है वो कहलाएगी फीडबैक। इसमें एक महत्वपूर्ण चरण और आता है, वो है शोर। शोर यानी कि जो प्राप्तकर्ता तक और देने वाले तक के बीच का एक भाग है। मान लिया कई बार भाषा के कारण या किसी तकनीकी यंत्र के कारण संदेश सही रूप में ना पहुंच पाए या समझ में ना आ पाए, तो वह चरण है शोर। संचार के प्रकार। संचार एक जटिल प्रक्रिया है। आइए इसके प्रकारों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले होता है सांकेतिक संचार, यानी जो इशारे से किया जाए। हम जीवन में बहुत बार बहुत सारे इशारों से काम चलाते हैं, जैसे खड़े होने के लिए, बैठने के लिए, बाहर जाने के लिए, चुप रहने के लिए, पानी पीने के लिए, भोजन का या किसी भी तरह का हम कई बार इशारे से, हाथ के द्वारा, आंखों के द्वारा बहुत बार हम संकेत, कई बार अपनी खुशी, नाराज़गी, ये संकेत के रूप में हम, तो यह संचार कहलाता है सांकेतिक। दूसरा है मौखिक और अमौखिक। मुख से जो बोल करके जो विभिन्न भाव भंगिमाओं के साथ संचार, वो मौखिक और अमौखिक संचार कहलाता है। किसी को जैसे प्रणाम करते समय हम प्रणाम के लिए हम हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं, तो इस प्रकार हमने अपनी भाव भंगिमाओं का प्रयोग किया और ये मौखिक संचार कहलाया। दूसरी प्रकार, बिना मुंह के बोले ही हम चेहरे की भाव भंगिमाओं के द्वारा जो संचार, वो अमौखिक रूप से, तो यह संचार प्राय इकट्ठा ही होता है। तीसरा संचार होता है अंतर्वैयक्तिक संचार, यानी अपने में ही, जब कोई व्यक्ति अकेले ही अपने आप ही बोल रहा है, उसके मन में कुछ चल रहा है, कुछ उधेड़-बुन चल रही है, कुछ विचार चल रही हैं, तो यह अकेले में जो संचार होता है वो सामान्य भाषा में हम इसे बड़बड़ाना भी बोलते हैं, ये अंतर्वैयक्तिक संचार है। अगला है चौथा प्रकार अंतर्वैयक्तिक संचार, यानी कि
यह संचार जो दो व्यक्तियों के बीच में होता है, आमने सामने होता है। फीडबैक जैसे पुष्टि के लिए या तत्काल जो प्राप्ति होती है, संचार का ये जो रूप है पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की एक बुनियाद आता है, जो अंतर्व्यक्तिक संचार है। पांचवा प्रकार है समूह संचार। जिस प्रकार हम कक्षा में पढ़ रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहा है, एक किसी कोई मीटिंग का उदाहरण है, तो वो जो संचार है जो बहुत सारे व्यक्तियों के बीच में किया जाता है, कोई एक व्यक्ति बोल करके बता रहा है, सुन रहा है, भाषण देना है, सभा का उदाहरण है, ये सब समूह संचार के उदाहरण है। और सबसे महत्वपूर्ण और छठा इसका प्रकार है जनसंचार, जो हमारी इकाई है, मास कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं। यह बहुत सारे व्यक्तियों तक जब हमें संवाद करने की आवश्यकता हो, यानी कि मान लिया कोई संदेश हमने हजारों लाखों की संख्या में बताना हो, तो उस स्थिति में हमें किसी बड़े माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसी किसी बड़े सशक्त माध्यम की आवश्यकता के साथ जो संचार हो उसे जनसंचार कहते हैं। मान लिया पूरे हरियाणा में कोई सूचना देनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो दूरदर्शन पर या आकाशवाणी पर या समाचार पत्र के माध्यम से, क्योंकि ये माध्यम बड़े ज़्यादा संख्या तक पहुंच रखते हैं, तो इसलिए ये जनसंचार माध्यम। तो ये कुछ प्रकार थे। एक बार फिर से सांकेतिक संचार, मौखिक संचार, अंतर्व्यक्तिक, समूह संचार और छठा जनसंचार। संचार के कार्य। संचार के जो महत्व आपने जाना समझा, उन्हीं से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब हम इसके कार्यों की बात करते हैं। सबसे पहले संचार काम करता है वस्तुओं की प्राप्ति के लिए। हमें कोई किसी वस्तु की आवश्यकता है, पेन मांगना है, पानी पीना है, पुस्तक लेनी है, तो उसके लिए। दूसरा कार्य है नियंत्रण जैसे कक्ष में शिक्षक का जो कार्य करता है, उसके लिए वो आवाज़ लगाएगा, शोर नहीं, बैठ जाओ, चुप हो जाओ, बाहर बैठें, तो वो जो अपने नियंत्रण के लिए संचार का प्रयोग करेगा। तीसरा कार्य है सूचना का। संचार का प्रयोग कुछ सूचना देने के लिए, जानकारी देने के लिए, बताने के लिए किया जाता है। चौथा कार्य संचार का अभिव्यक्ति के लिए। हमें अपने आप को अभिव्यक्त करना है, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना है, और एक खास तरह से प्रस्तुत यदि करना पड़ जाए तो उसके लिए भी हम अभिव्यक्ति के लिए भी संचार का प्रयोग करते हैं। पांचवा संचार का कार्य है सामाजिक संपर्क। सामाजिक संपर्क बढ़ाने के लिए कोई भी व्यक्ति है, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, समाज में वो रहता है, तो अपने सामाजिक संपर्कों को बढ़ाता है। कुछ व्यक्तियों के लिए तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे नेता लोग हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में बढ़ाना पड़ता है, तो सामाजिक संपर्क बढ़ाने में भी यह संचार काम करता है। छठा कार्य है इसका समस्या या चिंता दूर करने के लिए। हम तनाव से पीड़ित हैं, कोई हमें समस्या है, उसको दूर करना चाहते हैं, बोर हो गए हैं, उसे दूर करना चाहते हैं अपनी, तो हमें एक स्वस्थ वातावरण के निर्माण के लिए हम कुछ संचार के साधनों का प्रयोग करते हैं। हम बातचीत करते हैं, गाने सुनते हैं, या कुछ अन्य खेल गतिविधियां करते हैं। तो यह कार्य समस्या या चिंता दूर करने के लिए। सातवां महत्वपूर्ण कार्य है प्रतिक्रिया का। जैसे अध्यापक ने आपसे कुछ पूछा, इस प्रश्न के बारे में बताएं, इसकी जानकारी दें, अभी क्या पढ़ाया था, तो जो प्रतिपुष्टि की जाती, फीडबैक दिया जाता है, तो उसके लिए भी हमें संचार की आवश्यकता पड़ती है, तो प्रतिक्रिया देने के लिए। आठवां है भूमिका के लिए। किसी भी विषय वस्तु को समझाने के लिए या किसी विषय की जानकारी देने के लिए जो भूमिका बनाई जाती है, तो उसके के लिए भी संचार की आवश्यकता पड़ती है। और कुछ कार्यों के लिए तो यह अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए कुछ पेशे ऐसे हैं, उनमें संचार, जैसे शिक्षक है, डॉक्टर है, वकील है, जज है, यहाँ ये ऐसे क्षेत्र हैं, यहाँ पर अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करने के लिए संचार की आवश्यकता पड़ती है। तो ये संचार के कार्य हैं।